हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़े हेल्पफुल हैं। अब हेल्पफुल किन चीज़ों में है? आपका कंटेंट क्रिएट करने में, आपकी पीडीएफ के फॉर्म में, आपको नोट्स बनाने में, आपको रिवाइज करने में, और फुल फ्लैग सिलेबस एक ही जगह पर। और सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? आपको कॉमर्स का कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। पीजीटी लेवल, कंपटीशन लेवल पर जब आप जाते हो ना, 11th-12th के मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे। या अगर आप कुछ कुछ चैप्टर्स देखोगे तो उनके कुछ कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप डेप्थ में किसी एक चैप्टर, अब जैसे मैं इसी चैप्टर को ले लेता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट और एमएनसी। आप मुझे बताओ, लगभग लगभग 40 मिनट का लेक्चर होता है। जो पेड में हैं उनका भी यही होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पब्लिक, प्राइवेट और एमएनसी का वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसका आज 4th वीडियो है। ये वाला चैप्टर आपने कब इतना डिटेल और डेप्थ में पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहीं पर भी नहीं पढ़ा था, मिल भी नहीं सकता। और अभी इसके बाद दो वीडियोस और आएंगे। एक आएगा जॉइंट वेंचर का और एक आएगा आपका ट्रिपल पी मॉडल का, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, इनके बाद हम उन सभी टॉपिक्स को छुएंगे जिन टॉपिक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स हैं, है ना। ये तो बड़े बेसिक टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, फिर उनके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स को टच करेंगे। जैसे मैं आपको, जैसे यहाँ पर आज मैं आपको एफडीआई के बारे में बताऊंगा। जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसी कैसी उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनका क्या बेनिफिट है ना, फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। साथ साथ में एफडीआई और एफआईआई पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन इनके बाद जब सिलेबस होगा उसके बाद मैं आपको डेप्थ में लेकर के जाऊंगा कि एफडीआई क्या होता है, कैसे काम करता है, उन मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। इतने डेप्थ में हम कॉमर्स की चले जाएंगे कि हर लेवल पर आप अपना कॉमर्स का एग्ज़ाम जो है वो बीट कर लोगे। जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं वो तो बीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनको उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म अधिगम मंत्रा मिल जाएगा जहां पर कॉमर्स का फुल फ्लैग कंप्लीट सिलेबस अधिगम मंत्रा पर अवेलेबल होगा। बस ये संभव केवल दो तरीके से होगा। एक, देखिए, हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं। जैसे कॉइन है, जैसे हम लोग बिजनेस के बच्चे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है साहब कॉइन की। किसकी होती है? कॉइन की, है ना। चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो, और चाहे वो फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में हो, कॉइन की बड़ी वैल्यू है कि नहीं। और कॉइन की वैल्यू तब होती है जब उसकी दोनों साइड इक्वली वर्क करती हैं। एग्री विद दिस? उसकी दोनों साइड्स, हेड और टेल, दोनों की साइड्स का होना इंपॉर्टेंट है, और सेम कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है ना। थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ये चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जब दो पावर्स मिलकर के एक साथ काम करेंगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, है ना। एक काम चल रहा है, मैं जितना बेस्ट हो सकता है अपनी तरफ से वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी पावर जो आपको इक्वलेंट फोर्स में लगानी है वो आपको लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा के कि भाई कनेक्ट हो जाओ अधिगम मंत्रा के चैनल से, क्योंकि यहीं पर आपको फुल फ्लैग कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है किसी भी लेवल पर। तो जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा और आपको चीज़ें निकल करके आएंगी, है ना। तो ये एक चीज़ है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें अपना आज का टॉपिक। डिटेल में आराम से बहुत प्यार से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है।
बस एक चीज़ का ध्यान में रखना, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है या ये चीज़ ऐसे नहीं है, यहाँ पर कोई डाउट आपका लग रहा है, या आपको लग रहा है कि सर इस पूरे टॉपिक में ना अगर ये टॉपिक और इंक्लूड हो जाता तो और बढ़िया हो जाता, तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि भाई देखो, मेरी तरफ से ये फुल फ्लैग है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कुछ और भी चीज़ जानते हो। देखिए मैं बहुत सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूँ, आई एम अ लर्नर हेयर। मैं जब यहाँ पर बैठता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं एज अ टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, या मेरे जो क्लासमेट्स हैं, कोई भी आप समझ लीजिए अपने आप को, या कलीग्स हैं, उन लोगों को मुझे जो आता है वो मैं उनके साथ साझा कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका फीडबैक वो मुझे देंगे, ताकि और चीज़ें ज़्यादा निखर करके आ जाएं। तो मैं तो हमेशा अपने आप को एज अ लर्नर ही देखता हूँ, और शायद तभी एक ये भी चीज़ है कि मेरे में एक हमेशा एक ये फील रहती है कि हमेशा कुछ ना नया सीखते रहो। जब आपके मन में रियलाइजेशन आ जाता है ना कि नहीं भाई, यू आर नाउ बिकम अ टीचर, तो अब आपको सब कुछ आ गया है, तो फिर आपकी जो सीखने की पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, और जब आपकी सीखने की पावर रिड्यूस हो जाती है ना, तो आप टीचर बन ही नहीं पाते। तो सबसे पहले ये मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर के लिए ये होना कि भाई हम भी एक स्टूडेंट हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखना है, अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप इस तरीके से याद मत करो कि आपको याद करना है या पढ़ना है अपने लिए, आप इसको इस तरह से याद करो कि कल मुझे जब जाना है तो मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर ये डाउट हो सकता है, यहाँ पर ये डाउट हो सकता है, यहाँ पर ये बात पूछ सकते हैं, यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से मैं सोचता हूँ कि आप ये सोचो कि आप जो पढ़ा रहे हो, अगर आप बच्चे की जगह होते तो आप जो पढ़ा रहे हो क्या आप उस बात से सेटिस्फाई होते? अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई होते तो आप वो बच्चे को डिलीवर कर दो, जो मैं करता हूँ। मैंने ये पहले भी कहा कि जो मेरे दिल के बिल्कुल सबसे करीब चीज़ होती है कि भाई जब तक मैं उसको बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर लेता कि भाई हाँ अब मुझे ये मटेरियल फुल फ्लैग लगे, तब तक वो आपके सामने नहीं आता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक दिन का गैप भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तैयार करते करते वो चीज़ आती नहीं है, निकल करके ही नहीं आती। देखिए ये अंतर है खुद से मटेरियल तैयार करने में और दूसरों के। मेरा जो मटेरियल है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैं खुद से तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि खुद से ही रिसोर्सेज की हेल्प मैं भी लेता हूँ, बहुत सारी रिसोर्सेज की मैं हेल्प लेता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स की मैं हेल्प लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता हूँ, बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन वहाँ से चीज़ों को लाना, रखना, उन्हें इजी वे में एक्सप्लेन करना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जब तक मैं उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं तब तक यहाँ पर डिलीवर नहीं करता हूँ, है ना। जैसे आज चलो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, देखो कैसा लगेगा मुझे लास्ट में ज़रूर बताना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपना। ये रहा आपके सामने पहली स्लाइड। मल्टीनेशनल, मल्टी माने एक से ज़्यादा, नेशनल माने राष्ट्र, कंपनी, कॉर्पोरेशन माने जो कंपनीज हैं। तो बहुराष्ट्रीय माने एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा राष्ट्रों में, देशों में, कंट्रीज़ में जो कंपनीज व्यापार करती हैं उन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। बहुत सीधी सीधी सी ये बात है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट कर लो, क्या क्या है देखो। गिग्नेटिक कॉरपोरेशन, विशाल कंपनियां जो एक से दो से ज़्यादा कंट्रीज में क्या है काम करती हैं। ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन पूरे विश्व में होता है। बहुत प्यारा सा उदाहरण ले रहा हूं, अमेजॉन। दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, एप्पल। और तीसरा बड़ा सॉलिड है, गूगल। ऑल आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, राइट। टाटा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अडानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, रिलायंस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देयर आर मेनी मोर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर इन इंडिया, राइट। तीन चार चीजें हैं बहुत ध्यान में रखनी है।
गिग्नेटिक कॉरपोरेशंस हैं, है ना, ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बड़ी जबरदस्त हैं, नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, दैट आर कॉल्ड मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय निगम। दूसरा, ब्रांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो ब्रांचेस है उनको कहा जाता है मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स। क्या? मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स, ठीक है, जिस कंपनी को उनकी ब्रांचेस एफिलिएट करती हैं अलग अलग देशों में, या ये कह लो कि ये एक ब्रांच है, ये एक हेड ऑफिस है, और इसकी जो ब्रांच है वो अलग अलग देशों में जो है बनी हुई है, अलग अलग देशों में ये ब्रांचेस जो हैं इसकी फैली हुई हैं। अब ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार कर रहा है, ये अलग अलग देशों में कर रहा है, एफिलेट कर रहा है इस बिजनेस को, इस वाले बिजनेस को ये क्या कर रहा है, एफिलेट कर रहा है अलग अलग देशों में। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलेट्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, नोट कर लो तुरंत। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। एसेट और टर्नओवर दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, एसेट और टर्नओवर क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? यस और नो? तो बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में एसेट्स होती हैं, और कंपनी के जो टारगेट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एक रेवेन्यू की अगर मैं एक बात करूं, तो मेरे सामने भी एक डाटा है अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन का डाटा है ये 2022 का क्लोजिंग जो था, क्या था 2022 का क्लोजिंग है, उसमें 51,398 करोड़ यूएसडी डॉलर, राइट, यूएस डॉलर, ये इसका जो है रेवेन्यू है। अब आप समझ लो कि एसेट क्या होंगी, और 15,41,000 15,41,000 अप्रॉक्सीमेटली इस फर्म में क्या है, लोग काम करते हैं। दीज पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन अमेज़ॉन, विद अमेज़ॉन, ठीक है। तो हाई एसेट्स है, टर्नओवर आई है, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा एम्पायर है, और इनकी जो एसेट्स हैं, मतलब इनके जो गोल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इनके जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। ये तो केवल एक ही का है। अब आप इसके अकॉर्डिंगली एप्पल का वगैरह का देख लो, जैसे अभी रिसेंट में एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने अपना पहला रिटेल आउटलेट भारत में खोला है ना, तो ये वाली एक बात है। अब एप्पल का भी सर्च करके देखो, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो काम करता है, ये कैसे काम करता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर मान के चलिए, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप मान के चलिए आपने एक, ये आप हैं और आपने एक विद्यालय खोला। तो सबसे पहले आपने एक विद्यालय खोला और धीरे धीरे आपने इसको भारत के विभिन्न शहरों में इसकी ब्रांचेस, इसकी संस्थाएं खोलनी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है कि हर जितने भी आपके स्कूल्स हैं, है ना, उन सबको कोई ना कोई व्यक्ति कोऑर्डिनेट करेगा। तो आपने क्या किया, आपने हर स्कूल का एक हेड बना दिया। तो ऐसे ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनको एमएनसीज बोलते हैं, ये क्या करती हैं, इनका व्यापार हर बिजनेस हर कंट्री में होता है। तो ये बिजनेस को देखने के लिए मल्टीपल ऑफिसेस का यूज़ करते हैं, और वो जो ऑफिसेस होते हैं वो अलग अलग ब्रांचेस के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। कुल मिला करके जो उसका पूरा का पूरा काम है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से उसका काम किया जाता है। कंट्रोल, ठीक है ना, इनका जो कंट्रोल किया जाता है, मतलब इनकी जो
और डिसीजंस आते हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ बन करके आती हैं वो होम कंट्री मतलब हेडक्वार्टर से बन करके आती हैं। किससे बन करके आती हैं? हेडक्वार्टर से। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं हापुड़ बैठा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना सेटअप स्टार्ट किया है और लगभग 10 सिटीज़ में जो है मेरा इंस्टीट्यूट काम करता है। तो इन 10 से तो ये मेरी क्या हो गई? 10 ब्रांचेज हो गई। ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी 10 ब्रांचेज हो गई। और जब ये मेरी 10 ब्रांचेज हो गई तो इनको ऑपरेट मैं कहाँ से कर रहा हूँ? यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? ये मेरा होम कंट्री हो गया। ये मल्टीनेशनल कंपनी का केस होता है। क्लियर है? क्लियर ये वाली बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यू ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ होती है वो क्या कैसी होती है? कॉन्टिन्यूस होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते रहते हैं? ये नई नई कंपनियों के साथ एक्विजिशन और मर्जिंग करते रहते हैं। कभी किसी कंपनी के साथ एक्विजिशन कर लिया, कभी किसी कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया, तो इनका जो ग्रोथ साइज है वो क्या होता रहता है? कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है। ये भी एक इनकी ग्रोथ का कारण है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज है, देयर आर मेनी पीपल्स और मेनी कंज्यूमर्स or the customers, right, who directly or indirectly connected with these companies। अब इसका मतलब ये है कि इतने बड़े लेवल पर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करना और इतने बड़े लेवल पर डिमांड को पूरा करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, वो आसान नहीं है। तो इसके लिए इन्हें क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर यहाँ पर मशीन काम करती है ना? क्या काम करती है? ज़्यादातर यहाँ पर मशीन काम करती है, तो ताकि वो कम समय में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाए। क्लियर है ये वाली एक बात? इसके बाद आता है राइट स्किल्स। देखिए आज की डेट में लगभग हर बिजनेस ही जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इंटरनेशनल बिजनेस को टच किए हुए हैं, या कोई ऐसा बिजनेस है जो ये चाहता है कि भाई मैं अपने बिजनेस को क्या कर लूँ? इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दूँ। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया, उसके बाद आप पार्टनरशिप पे आए, पार्टनरशिप से आप कंपनी में आए। आप डेफिनेटली ये चाह ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना चाहें कि भाई मैं इसे मल्टीनेशनल कंपनी पे लेना के जाना चाहता हूँ। आप डेफिनेटली चाहोगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो रन करे एट अ ग्लोबल लेवल पर। उसके लिए आपको सही लोगों की ज़रूरत होगी, आपके लिए उसको एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, बेस्ट टीम की ज़रूरत होगी, बेस्ट कैंडिडेट की ज़रूरत होगी, जो आपको आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी को, आपकी कंपनी की आइडियोलॉजी को, आपकी कंपनी के साथ किस तरह के कस्टमर जुड़े हुए हैं, उनकी थिंकिंग को, उनका जो इनकम लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी पॉलिसीज फ्रेम करे और कंपनी का रेवेन्यू क्या करे? जनरेट करे। तो ये इन सब को एनालाइज करना, इन सब पर काम करना, वो कोई किसी भी नॉमिनल या किसी भी एक आम नागरिक के लिए आसान नहीं है। उसके लिए क्या? उसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड के जो बेस्ट मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अपनी फर्म में लेकर के आए ताकि वो आपकी फर्म को अलग लेवल पर लेकर के जा सके। तो आज का जो एरा है, आज का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और आज की डेट में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हर कोई व्यक्ति मार्केट के अंदर बैठा हुआ है पैसा कमाने के लिए, है ना? तो आप दूसरे व्यक्ति से क्या अलग कर सकते हो, ये देखना क्या है? ये देखना इंपॉर्टेंट काम है ना? जैसे मेरा क्या है, अब देखो अगर आप देखोगे तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन यू हैव टू गो ऑन द यूट्यूब, है ना? लेकिन आपको कहीं पर भी इतनी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ, लाइव एग्जांपल्स के साथ कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से क्या बेस्ट मैं दे सकता हूँ, है ना? तो वो आप तक जाता भी है ना? और बच्चे कहते भी हैं कि हाँ सर, वास्तव में हमारी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वास्तव में बहुत अच्छी है। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कि आप चैनल को वास्तव में इतना पसंद करते हैं। और कुछ बच्चे तो कॉन्टीन्यूसली जो है पर डे वीडियोज़ कि जो हमारे सेशंस हैं उनको अटेंड करते हैं, है ना? ये बहुत एक अच्छी बात है ना? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।
तो राइट स्किल्स है ना, फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, इनकी जो डीलिंग होती है पब्लिक के साथ, वो एक बहुत क्या कह सकते हैं उसको, लाउड होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाउड वे में होती है, ताकि हर इंसान तक उस एडवर्टाइजमेंट की रीच हो सके, उस प्रोडक्ट की रीच हो सके। ऐसा नहीं है कि भाई हमें केवल इन लोगों, नहीं, उनका सीधा सीधा सा मोटो है कि हर एम्प्लॉय की अपनी नीड है, यस, हर इंडिविजुअल की अपनी नीड है, यस, हर हाउस होल्ड का अपना एक इनकम लेवल है, यस, हर पर्सन की अपनी रिक्वायरमेंट है, यस, लेकिन हर पर्सन का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है। और आप आज की डेट में प्रोडक्ट कॉस्टली होने से बिकेगा या सस्ता होने से बिकेगा ऐसा नहीं है, वो सीधा सीधा सा है कि आप सामने वाले की जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने किसी हाउस होल्ड की नीड को पकड़ लिया, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको पकड़ लिया और उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वो प्रोडक्ट कितना भी कॉस्टली है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके ही देगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर रॉयल इनफील्ड का उदाहरण ले लेता हूँ। तो पहले जब रॉयल इनफील्ड आती थी तो बहुत हैवी थी, हालांकि अभी भी है, ठीक है, सेल्फ नहीं होता था, अब तो बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। तो रॉयल इनफील्ड पहले एक नॉर्मल जैसे बाइक्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं वैसे ही क्या करती थी, लेकिन बाद में जो रॉयल इनफील्ड है उसने क्या किया, उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज कर दिया। उसने जब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज किया तो उसने क्या किया, उसने रॉयल इनफील्ड को केवल एक बाइक के रूप में नहीं दर्शाया, उसको एक स्टैंडर्ड के रूप में दर्शाया कि भाई अगर आप रॉयल इनफील्ड चलाते हो तो आपका एक प्रभाव, आपका एक दबदबा दिखाई देता है। जैसे एप्पल है, एप्पल तो एप्पल ही है ना, है तो मोबाइल फोन ही, लेकिन एप्पल इज नॉट जस्ट अ मोबाइल फोन, इट इज अ आइडेंटिटी ऑफ लग्जरी आइटम्स, राइट। तो वो साइकोलॉजी लोगों के माइंड में फिट करना, ये कहलाता है फोर्सफुल मार्केटिंग। क्या कहलाता है, फोर्सफुल मार्केटिंग। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप नेशनल नहीं, आप लोकल मार्केट में काम नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हो। यहाँ पर सरकार, दो देशों की सरकार मिली हुई है। क्या है, यहाँ पर दो देशों की सरकार मिली हुई है, दो देशों के लोग मिले हुए हैं, दो देशों के ट्रेडर्स आपस में मिले हैं, दो देशों की आइडियोलॉजीज आपस में मिली हैं, उनके एथिक्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके वैल्यूज आपस में मिले हैं। अगर आपका प्रोडक्ट चीप निकला, अच्छा नहीं निकला, तो आपके प्रोडक्ट तक बात नहीं जाएगी, फिर वो आपकी कंट्री का विषय बन जाएगा कि इस फलाना देश में ऐसा होता है। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और लोग ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, है ना, ये एक चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से मॉडल्स इसमें होते हैं, तो एक होता है सेंट्रलाइज्ड, दोबारा क्या है, सेंट्रलाइज्ड, जैसे गूगल, ठीक है ना। तो गूगल क्या है, गूगल सेंट्रलाइज्ड है, इसकी कहीं पर भी ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी, इसके कहीं पर भी आपको स्टोर्स नहीं मिलेंगे। गूगल क्या है, गूगल काम करता है, सेंट्रलाइज्ड है, इसके सारी की सारी जो डिसीजंस हैं, जो इसकी पॉलिसीज़ हैं, सारी की सारी फ्रेम होकर के हेडक्वार्टर से नीचे तक आती हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट होती हैं, है ना। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो इस मॉडल में क्या है, कंपनीज पुट अप एन एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर इन होम कंट्री। कंपनी क्या है, कंपनी का एक मुख्य कार्यालय होता है जो उसके अपने देश में होता है, या फिर वो क्या करते हैं, वो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इन अदर कंट्री, या वो अलग अलग देशों में क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है, उससे इन्हें टैरिफ और इंपोर्ट कोटा में राहत मिल जाती है। ना तो भाई आप सपोज करो जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग अगर बाहर से माल बना करके भारत में बेचेगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट कोटा वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है और भारत में ही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसको इन सब चीज़ों से क्या मिल गई, राहत मिल गई, जिससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चीपर हो जाती है। ये होता है सेंट्रलाइज्ड एमएनसीज का। एक होता है रीजनल, क्या होता है, रीजनल, जैसे अमेजॉन, क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी का हेडक्वार्टर तो होता ही होता है, लेकिन कंपनी अपना एक जो मेन हेडक्वार्टर है वो तो ही, लेकिन कंपनी हर देश में अपना एक हेडक्वार्टर और भी रखती है।
है ना, क्या रखती है, अपना हेड क्वार्टर, और भी रखती है जो उस कंट्री में जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सबको रेगुलेट करता है। अमेजोन मैंने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है, राइट। तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल एंड द रीजनलाइज्ड मॉडल इंक्लूड सब्सिडरी एंड एफिलिएट्स दैट ऑल रिपोर्ट टू द हेडक्वार्टर। ये क्या करते हैं, ये हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं। देखो जैसे मान के चलो इनके कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे गुड़गांव में है ना, एक गुड़गांव में है, दिल्ली में है, सोनीपत में है, मुंबई में है, पुणे में है, लुधियाना में है, और आपका अलग अलग जगह पर हैं। माने 170 मान के चलो, 170 ब्रांचेस नहीं, ये ज़्यादा हो गई, 170 नहीं, मान के चलो 30 मान लेते हैं ना, एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ। माना 30 ब्रांचेस पूरे भारत में, तो इन 30 ब्रांचेस को कौन रेगुलेट करेगा, हेडक्वार्टर रेगुलेट करेगा, किसका, इंडिया का। ऐसी इंडिया के साथ साथ इंडिया, जापान, श्रीलंका, ताइवान, चीन, है ना, चाइना हो गया, बीजिंग, और यूएस, है ना, और यूएई, और इंग्लैंड, और ब्रिटेन, और रूस, और पुर्तगाल, और ये और वो, दुनिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में क्या है, ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हर देश का जो हेड क्वार्टर है, जो हेड है, वो क्या करता है, वो हेड क्वार्टर पर, जो मेन हेड क्वार्टर है उस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसको कहा जाता है रीजनल। जो एक ही तरीके से काम कर रहा है वो क्या है, सेंट्रलाइज। जो रीजनल के अकॉर्डिंग कर रहा है वो रीजनल। इसके बाद है मल्टीनेशनल। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई पैरेंट कंपनी होती है जो होम कंट्री में अपनी सब्सिडरीज कंपनी के साथ क्या करती है, काम करती है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सब्सिडरीज एंड एफिलिएटेड्स आर मोर इंडिपेंडेंट इन देयर ऑपरेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्सिडरीज और एफिलिएट्स होते हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ज़्यादा क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे इसका एक मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आपने ना यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना होगा, यूनिलीवर, LEVER, एक बार स्पेलिंग देखना, यूनिलीवर लिमिटेड। अब भारत में यूनिलीवर लिमिटेड का जो है वो HUL के नाम से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब इसमें इसका कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है। HUL क्या है, एक भारतीय कंपनी की तरह काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि HUL भारतीय कंपनी नहीं है। समझ में आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी, तीनों डिफरेंस समझ में आ गए, सेंट्रलाइज, रीजनल और मल्टीनेशनल, है ना। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो एडवांटेज की हम बात करते हैं। अब इसके कुछ ना एडवांटेज भी हैं, जैसे एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो कोई लोकलिटी नहीं है, वो क्या है, वो ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। तो उस ग्लोब की रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें एक हाई लेवल एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम एक ऐसे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं जो हर काम में बिल्कुल परफेक्ट हो। दूसरा इसमें आता है डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र हर तरह का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, हर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। जैसे मैं कहने लगूं कि भारत जो क्रूड ऑयल होता है उसका प्रोडक्शन करने लगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो भारत में पाया ही नहीं जाता है क्रूड ऑयल। तो उसके लिए रिसोर्सेज होना भी तो ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का फुल फ्लैग डेवलपमेंट तब होगा जब, है ना, किसी भी कंट्री का फुल फ्लैग डेवलपमेंट कब होगा, जब आप उस कंट्री के में रह रहे लोगों की रिक्वायरमेंट्स को क्या करोगे, फुलफिल करोगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट है डीजल की, पेट्रोल की, थिनर की, तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी, ग्लोबल कंपनीज से, ग्लोब से, ताकि वो अपना माल हमारे देश में आकर के क्या कर सकें, बेच सकें। यस और नो। तो उससे क्या होता है, उससे डेवलपमेंट होता है, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। अब आप एक चीज़ समझिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और आपको बात समझ में आ जाएगी। 2014 से पहले, देखिए डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 2014 से पहले भारत में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, और आज की डेट में 140 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है मोबाइल फ़ोन की। मुझे केवल इतना बता दो कि अगर इसमें सैमसंग, श्योमी, MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये वो फलाना टिकाना डिमाना सारी कंपनीज भी अवेलेबल हैं, तो क्या ये कंपनी सारी की सारी भारतीय हैं?
नहीं है। माना एक उदाहरण लेकर के चलो, सैमसंग भारतीय कंपनी, आप कहोगे नहीं। सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, आप कहोगे यस। तो क्या उस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले व्यक्ति जो हैं, क्या वो वहाँ की कंपनी से आए, साउथ कोरिया से हैं? आप कहोगे नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो, भारत के ही लोग हैं, भारत के लोग ही काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब एमएनसी किसी भी देश के अंदर जाती है, अपना प्रोडक्शन करती है, माल बेचती है, तो वहाँ की कंट्री के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्लियर? अब जैसे आपने अमेजोन में पढ़ा 15 लाख, तो क्या 15 लाख उसके मेन हेडक्वार्टर में थोड़ी काम करते हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद आता है इनोवेशन। देखिए इनोवेशन, अभी जैसे मैं कल पढ़ रहा था कि जो एलन मस्क हैं, उन्होंने एक बड़ा ह्यूज गेंट जो है रॉकेट लॉन्च किया था। इनोवेशन, हाँ, स्पेस एक्स एजेंसी जो है उनकी इनोवेशन, वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। जैसे अभी पीछे कुछ टाइम पहले एक देखने में भी आया था कि एक जो ट्रेन है बॉक्सों वाली, वो हवा में आसमान में उड़ती जा रही है। मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं है, बट वीडियोस में तो दिखाया जा रहा है और न्यूज़ भी आई थी कि भाई एलन मस्क ने कुछ एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो प्लैनेट है उनके सराउंडिंग घूमेगी और वहाँ पर जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है उसको कैप्चर करेगी, ताकि उनका जो बेसिक मोटो है कि सबसे चीपेस्ट रेट पे इंटरनेट अवेलेबल कराना, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च और इनोवेशन कर रहे हैं। और उनकी जो खुद की कार्स होती हैं टेस्ला, अब आप देखो कि जो भी नई कार लॉन्च होती है वो नए स्पेसिफिकेशंस, एप्पल मोबाइल्स जो लॉन्च होते हैं स्पेसिफिक और एडिशनल फीचर्स स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होते हैं। सैमसंग ले लो, जो भी नया कुछ आ रहा है वो इनोवेटिव ही तो है ना। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत छोटी सी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करना, बताना कि मैं उस बात तक पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया। क्लियर है? ये सुनो, मैंने, ये मेरी कंपनी है अधिगम मंत्रा, राइट। ये फॉरेन कंपनी है स्टडी पॉइंट, मान के चलो, मुझे नहीं पता है कि नहीं है ऐसी कोई कंपनी, बट मान के चलो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। मेरा कहाँ पर है? इंडिया में है। मेरा कहाँ पर है? बोलो, इंडिया में है। इस कंपनी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा, इस कंपनी ने बोलो क्या करा, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा, पैसा भेजा, कैपिटल, डायरेक्ट कैपिटल आ रहा है। क्या आ रहा है? डायरेक्ट कैपिटल आ रहा है मेरे पास। इसी को कहते हैं एफडीआई। इन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है कि भाई आप बिजनेस को बड़ा करो। आप बेंगलुरु दिल्ली क्यों बैठे हो? आप भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, सब में अपना एक एक जो है इंस्टीट्यूट ओपन करो, पैसा फंडिंग हम कर रहे हैं। इसको कहते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं इसको? एफडीआई। दोबारा से ध्यान में रखो, इसको बोलते हैं एफडीआई, फिक्स्ड डायरेक्ट, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, इसके दूसरा क्या? एफआईआई। इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कि तो बोलो क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका क्या मतलब है? इस कंपनी ने, ये जो है कंपनी, इस कंपनी ने मेरी कंपनी में पैसा नहीं भेजा, बल्कि मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स इसने एक्वायर कर लिए। कैपिटल तो उतनी रही, बस शेयर्स ले लिए, पैसा मेरे पास आ गया। उसको कहा जाता है एफआईआई। मेरे ख्याल से इसके बाद आपको एफडीआई और एफआईआई में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। कहीं पर भी कोई भी क्वेरी आती है, लगती है, प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है कंटेंट से रिलेटेड, इधर उधर मत चले जाना। कभी पता चल रहा है समस्या परेशानी, हर तरह की समस्या परेशानी भेज रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है जो आप बेसिकली फेस कर रहे हो, तो आप वो मुझे लिख सकते हो। अगर कमेंट करने में आप हेजिटेट करते हो, नहीं अच्छा फील करते हो, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। मेल नहीं करना चाहते हो, पर्सनली टॉक करना चाहते हो, तो आप ग्रुप में से मेरा नंबर भी ले सकते हो, वहाँ से भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी आप हमें डिफरेंट जो मीडिया चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हमें आप फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के लिए। जैसे टेलीग्राम और फेसबुक पर मैं कभी कभी कुछ बीच बीच में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड ऑन करता रहता हूँ, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार भी होती हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने सोने के अलावा।
बाकी जो पढ़ने के लिए है वो सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल है ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी गवर्नमेंट जॉब को लेते रहिए, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। जय हिंद।